हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सॉलिड स्टेट की इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जानने की कोशिश करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये किस तरह से किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को आप निकालते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और डेंसिटी जैसा कि आप जानते होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को डिराइव करने के लिए हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को हम डिराइव करेंगे तो हमें आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे कि मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। ये क्या हो जाती है आपकी वॉल्यूम हो जाता है। और किसी भी अगर हम यहाँ पे यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको डी और ए में जब रिलेशन निकाला था या फिर ए और आर में जब रिलेशन निकाला था वहां पे हमने देखा था कि क्यों हम जो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि इनके जो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल होते हैं सारे के हमसे इक्वल होते हैं। इसी कारण जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसी को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि इसकी जो एक्सियल लेंथ है, यानी कि एज की जो लेंथ है वो क्या है आपकी ए है। ये क्या है आपकी ए है। तो इसीलिए इसे हम क्या नाम दे देते हैं, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्योंकि सारी आपकी जो ये साइड है, ये साइड है आपकी ए है, तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका ए क्यू। ठीक। बात करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल की। मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है कि जो एक यूनिट सेल होती है आपकी, एक यूनिट सेल कई प्रकार के एटम से मिलकर बनी होती है ना। कई एटमों से मिलकर आपकी क्या होती है, एक यूनिट सेल बनी हुई होती है। तो इन एटम्स के कितने एटम से ये यूनिट सेल बनी होगी, पहले आपको इन नंबर ऑफ एटम्स का पता होना चाहिए। ठीक। और एक एटम का मास कितना है आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मास ऑफ एन एटम, हमने क्लास 11th में मॉलिक्यूलर मास में आपने चीजें पढ़ी होंगी कि मास ऑफ एन एटम जो होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अगर एटम की बात करें तो हो जाएगा उसका एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास अपॉन, या फिर से लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अपॉन एवोगैड्रो नंबर जो होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻26। ये तो बात आ गई मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास कितना है आपका। ठीक है ना। तो इस एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे थे वहां पे हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो इस एटॉमिक मास को या फिर मॉलिक्यूलर मास को हम क्या नहीं लिखते थे, इसकी जब हम मोलर मास का अगर जिक्र कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। क्या हो गया आपका मोलर मास, मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के मास को या फिर किसी भी एटम के मोलर मास को अगर हम ग्राम में लिख देते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे ये एटम है, इस एटम के मोलर मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा आपका, किसी मॉलिक्यूल के मोलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मास ऑफ एन एटम की जगह लिख दिया मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से हमारा एक एटम का मास निकल जाएगा। अब अगर हम इसको इस डेंसिटी के फॉर्मूले में रखते हैं तो आप देखोगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। ठीक है ना। और एक यूनिट सेल में कितने एटम से मिलकर वो मास बना, तो यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इनटू ये मास ऑफ एन एटम इनटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na से लिख देता हूं। ठीक। और अपॉन आपका क्या है, ये तो मास ऑफ यूनिट सेल है और नंबर ऑफ एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये तो पूरा इसका टर्म आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी आपको देखा क्या आएगा था, ए क्यूब। तो अपॉन ये क्या है, ए।
तो अगर इसे हम सिंबलाइज फॉर्म में लिखें तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। आई बात समझ में? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहां जहां रो क्या है आपका? रो है आपकी डेंसिटी। इस डेंसिटी को कहीं कहीं भी आप डी भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रो इज इक्वल टू डेंसिटी, जेड है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ एटम्स, और ये वेरी करेंगे आपको हर एक जिस तरह का आपका क्रिस्टल लैटिस होगा उसके लिए जेड की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करते रहेगी। देखते हैं क्या होता है। ए है आपका एक्सियल लेंथ या फिर एड्स लेंथ, एड लेंथ। एम है आपका मोलर मास, ठीक है, और एन ए है आपका एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20। अब जो जेड है आपका, ये जेड की वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो जेड की वैल्यू है वो आपकी चेंज होती जाएगी, क्योंकि क्यूबिक, अभी आपको पता है कि एक क्यूबिक लैटिस का हम जिक्र कर रहे हैं, और क्यूबिक लैटिस होते हैं आपके तीन तरह की यूनिट सेल का फॉर्मेशन करती है। पहला सिंपल, दूसरा बीसीसी, और तीसरा आपका एफसीसी। सिंपल यूनिट सेल, जैसा कि आपको बताया हमने कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया, उसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। और एक कॉर्नर पर हमने उसका कंट्रीब्यूशन भी देखा था, वो आता है 1/8। तो देखिए आप 1/8 इंटू 8, ये आ गया आपका 1 एटम। अगर सिंपल यूनिट सेल होगा तो वहां पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वहीं बीसीसी, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे बीसीसी। तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन आपका भी आया 1/8 इंटू 8, आ गया 1, और उसके बॉडी सेंटर पर उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम आपके आगे बीसीसी के लिए। तो जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी 2। एफसीसी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर के साथ साथ आपके फेस पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते रहे थे एफसीसी। तो देखिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपका 1 आ गया था, एक एटम, और फेस होते हैं 6, और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का, तो एटम आगे 3। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एटम। मींस कि अगर एफसीसी का जिक्र होगा तो वहां पे जेड की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए, कि एक यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वो होगा रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। और आपने देखा कि किसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जेड है उस जेड की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो 1, बीसीसी है तो 2, और एफसीसी है तो 4। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से हैं कि सिल्वर फॉर्म्स एफसीसी, दैट इज सिल्वर जो है आपका वो आपका एफसीसी दैट इज का फॉर्मेशन करता है, और एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। यानी कि एक यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ है आपकी 408.6 पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, या फिर हम बोलते हैं 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर आपके होते हैं। आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है, रो निकालना है, ठीक हो गया। तो अगर आपको याद हो और ध्यान हो तो हमने देखा कि रो इज इक्वल टू होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, ठीक हो गया। तो देखते हैं जेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, जो डिपेंड करता है आपका कि किस तरह की आपका क्रिस्टल लैटिस है। एफसीसी है तो एफसीसी के लिए हमने देखा था कि जो जेड है, जेड की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, 4। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा इसका, वो है आपका 107, एम भी आपको गिवन है 107.9 आपको गिवन है। तो सीधे से वैल्यू पुट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू जेड की वैल्यू आएगी 4 इंटू एम की वैल्यू आएगी 107.9 अपॉन ए क्यूब है आपका 408.6, तो 408.6 इंटू 10⁻10 की का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।
इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है आपका वो आ जाता है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है 10.5 इंटू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यू बेस्ड है, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, सीधे से डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है और आपका आंसर आएगा। तो मैंने जो आपको ध्यान रखना है वो आपके यहाँ पे जेड, क्योंकि जेड की वैल्यू आपकी क्या होती है, चेंज होती जाती है, वो डिपेंड करती है आपकी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन पे। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी तरह का है लेकिन थोड़ा इसमें चेंज है, आपको चेंज देखने को मिलेगा। गोल्ड, इसका एटॉमिक मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास की बात करें वो आपको दिया है 197। ये आपका एटॉमिक मास कितना है, यू अगर लिखा हो तो ये आपका क्या है, एटॉमिक मास। इसकी रेडियस जो है आर इक्वल टू है 0.144 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे हम बोला जाएगा 0.144 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आपको R दिया गया है और एफसीसी लैटिस का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एफसीसी का बनाता है यानी कि जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सीधे सीधे 4 हो जाएगी। और आपको इसकी डेंसिटी यानी कि रो निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला देखते हैं, रो इज इक्वल टू होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये कुछ इस तरह से होता है। जेड आपको गिवन है, एम आपको गिवन है, एन ए आपको पता है और रो आपको निकालना है। सिर्फ पता नहीं है तो वो है आपका ए, जो आपकी एज लेंथ है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने एज लेंथ ए और आर के बीच एक रिलेशन देखा था और वहां पर मैं देखा था कि फॉर एफसीसी जो आर और उसके बीच रिलेशन था वो आया था आर इज इक्वल टू √2a/4। इसके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। फेस की अगर बात होती है तो आर और ए के बीच, क्योंकि फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का होता है, तो √2a/4। वहीं अगर ये बीसीसी में आता तो √3a/4। तो अगर मैं यहां से a निकालूं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √2 और a इज इक्वल टू 4 इंटू आर की वैल्यू अगर हम देखो तो 0.144 इंटू 10⁻⁷ अपॉन √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 1.414। ठीक हो गया। तो यहां से जो a हमारा आता है वो a आपका आ गया कितना, 0.417 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ए भी अब आपको क्या है, पता चल चुका है। ठीक है, ए भी अब आपको क्या चल चुका है, पता चल चुका है। तो अब देखेंगे, अब सीधे से इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो देखो रो इज इक्वल टू जेड की वैल्यू, क्योंकि ये आपका क्या है, एक फेस सेंटर क्रिस्टल है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एम है आपका 197 अपॉन ए अभी जो हमने निकाला 0.417 इंटू 10⁻⁷ इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो रो इक्वल टू आता है 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दो क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डेंसिटी के, या फिर कुछ इस तरह से आप घुमा के दे सकते हैं। तो आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए आर और ए के बीच में, या फिर कहीं पे अगर डिस्टेंस अगर एटम की दे दे तो वहां से भी आपका ए निकल सकता है। कुछ नहीं करना है, डी के लिए आपको सीधे सीधे डिवाइड कर देना है, किससे, पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है, तो √2a/2 हो जाता है। ठीक होता है, क्या हो जाता है, या फिर a/√2। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं और इस बेसिस पे आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आई होप समझ में आ चुकी है, और इसके बेसिस पे किस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।